दूसरी बात मैं कहूं, मैं उस दरोगा को भी, रविदास जी अदब से कहूंगा, मैं उस दरोगा को अक्षम मानता हूं जो ये कहे कि खड़े होके माइक लेके कि अंकुश लगना चाहिए अपराध पर। भाई साहब, आपको किस लिए तैनात किया? आपको सत्यनारायण की कथा करने के लिए तैनात किया क्या? उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट किस लिए दिया? लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया? फिर अगर वोट मिला है तो वोट जिम्मेदारी लेके आता है। ये ध्यान रखिए, वोट राज करने का लाइसेंस नहीं, वोट जिम्मेदारी का है। गांधी ने कहा था, जब नेहरू ने पूछा कि अगर आप हमको कोई मंत्र देना चाहेंगे सरकार चलाने के लिए, तो उन्होंने लंबा भाषण नहीं दिया। गांधी ने कहा कि कोई फैसला लो तो याद रखो सबसे गरीब आदमी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या सरकार ऐसे चलती है। उत्तर प्रदेश में दिक्कत यहां पर आ रही है इकबाल। और अगर मैं उस तर्क को भी खारिज करता हूं जिस तर्क में यह कहा जाए कि ब्यूरोक्रेसी मान नहीं रही। बच्चे मास्टर की बात नहीं माने तो सब बच्चों को सजा, बाद में पहले मास्टर हटाओ। मैं उस ढंग का सिद्धांत का प्रतिपादक हूं। यह तर्क नहीं चलेगा भाई, नहीं। आपको हुकूमत दी, कोई कलेक्टर कोई कप्तान आपकी बात नहीं मानता, वो पद पर क्यों रहे? ठीक बात है। जो डीजीपी इतना अक्षम हो, जो कहे मेरी बात मेरे सिपाही नहीं मानते, वो डीजीपी क्यों रहे? और जिस डीजीपी की भूमिका 1992 में भी संदेह के दायरे में थी जब वो एसपी हुआ करता था, क्यों रहे फिर वो डीजीपी? ऐसा सेनापति है, उसके भरोसे लड़ाई लड़ेंगे? रविदास जी, जनता हिसाब पूछेगी, ये ध्यान रखिए। इस आंकड़े को आप चुनौती दे सकते हैं। 2007 में कि जनता ने हिसाब पूछा था ना। जनता रिपोर्ट्स पर नहीं जाती, वो देखती है कि उसके घर में जुम्मन की झोपड़ी पड़ोस में जली। ठीक है, इसलिए इस बात को ख्याल रखना होगा कि अगर ईमानदारी से शासन नहीं हुआ तो जनता को दुख होगा, उसका विश्वास टूटेगा। जी, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और रविदास जी, मैं फिर कहना चाहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ कि जो 95 बनाम 9 की थ्योरी दी, हम इस थ्योरी को यहां पर छोड़ने वाले नहीं हैं। हम आरटीआई जरूर डालेंगे, हम केंद्र सरकार की इस रिपोर्ट का और अध्ययन करेंगे, और अगर आपकी बात सही हुई तो सेहरा आपके सिर, और अगर आपकी ये थ्योरी गलत हुई तो फिर आपको अपनी गलती का एहसास हम उम्मीद करेंगे कि जरूर होगा। नहीं, अगर केंद्र की बात गलत निकली आरटीआई में, तो मैं अमिताभ अग्निहोत्री इसी मंच पर केंद्र सरकार की मजम्मत करता हुआ आपको दिखूंगा। जी, और तब आपको चाहिए कि आप केंद्र सरकार को जो थाली में सजाकर समर्थन दे रहे हैं बिना मांगा, वो वापस लें। क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार, अखिलेश जी के सपने, मुलायम सिंह जी यादव का विजन, इन सबको केंद्र सरकार पलीता लगा रही है अगर ये रिपोर्ट गलत निकली तो। बहुत शुक्रिया। फिलहाल रविदास जी, बहुत धन्यवाद। अगर कुछ तल्ख शब्द भी इस्तेमाल किए हों तो मैं खेद जताता हूं, लेकिन आपने जिस पिच पर बल्लेबाजी की, एक भी बॉल आपके बल्ले पे आई नहीं सही से। वाजपेयी जी, बहुत शुक्रिया आपका। रविदास जी, बहुत धन्यवाद आपका। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार उत्तराखंड की खबर होगी। जब आर्थिक तंगी से छटपटा रहा था सूबे का बेरोजगार, तब सहारा देने आगे आई उत्तराखंड सरकार। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बेरोजगारों को दिया उपहार। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने युवाओं की राहें की रोशन। रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। युवाओं के प्रति विशेष हमारी सरकार का ध्यान दिया और हमने निर्णय लिया कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। सरकार की इस योजना से बेरोजगारों की आई जान में जान, मुरझाए चेहरों पर छाई एक मीठी सी मुस्कान। आज ये पहली बार 12 साल में हुआ है, इसको पाकर तो वाकई में बहुत अच्छा महसूस हुआ। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान। अपने सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कराएं और नजदीकी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आज ही अपने नजदीकी श्रम सेवा योजन कार्यालय में आएं, अपना पंजीकरण कराएं और बेरोजगारी भत्ता पाएं। पता है, इस बार 60,000 बेरोजगार लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ
हर बार जो कहा है वो निभाया है, जो कहेंगे वो निभाएंगे। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। उत्तराखंड सरकार ने अपने अल्प कार्यकाल में ही किसानों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं, सैनिक कल्याण व दैवीय आपदा वाले क्षेत्रों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। गन्ना किसानों को 138 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर। इसके अलावा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज प्राध्यापकों की भर्ती के लिए उच्च शिक्षा चयन आयोग स्थापित कर लगभग 850 प्राध्यापकों की भर्ती करने का सरकार ने निर्णय लिया है। प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की नई भर्ती अब ब्लॉक कैडर के आधार पर होगी। डिग्री अध्यापकों की रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। पीपीपी मोड पर पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग व सीबीएसई पैटर्न पर स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें 50% एससी वर्ग के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। इसके अलावा 5 नए राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म की सुविधा। सरकार ने सैनिकों के प्रति सम्मान देते हुए सैनिक विधवाओं की पुत्री के विवाह के लिए सहायता राशि को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया है। राजकीय सेवाओं में सामान्य वर्ग में आवेदन की आयु सीमा को 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दिया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगार सह कौशल विकास भत्ता योजना को नवंबर माह से लागू करने का प्रावधान किया है। उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार प्रदेश के हर घर में विकास की योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। मोती हर महफूज रहेगा, हर चेहरे पर नूर बहेगा। मजबूत इरादों के संग ही हर मजहब खुशहाल रहेगा। मजबूत इरादे और महान संकल्प के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय विजय बहुगुणा ने अल्पसंख्यकों के हितों में कदम उठाया है। हमारे प्रदेश में बहुत ही सौहार्द है धर्मों में, जातियों में, इसलिए अलग से एक मंत्रालय बना करके मैंने उसको अपने साथ रखा है। सिख भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके लिए विकास की योजनाएं जो आ रही हैं उन पे गति भी आएगी और उनके लिए और विकास के रास्ते शासन सोचेगी, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 12वीं कक्षा पास करने पर अल्पसंख्यक गरीब कन्याओं को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। कलियर शरीफ को अजमेर शरीफ की तर्ज पर विकसित करना। अल्पसंख्यक वर्ग में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्थापना भी की है। सरकार के इस कदम से अल्पसंख्यकों को भी आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। मजबूत इरादे, संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। उत्तराखंड का ऐसे कैसे विकास होगा साहब, जहां योजना बजट के नाम पर फंड तो अफराद पड़ा है, लेकिन मुश्किल यह है कि उसे खर्च करने की जहमत उठाने वाला कोई नहीं है। तभी तो 7 महीने में योजना बजट का सिर्फ 20% फंड खर्च हो पाया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ दिल्ली में हैं ही। देहरादून से हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अविकल थपलियाल साहब हैं। मुन्ना सिंह चौहान साहब वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे राजीव महर्षि जी। आप सभी से एक करके हम बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, जिस रिपोर्ट में साफ हो जाएगा कि किस तरह से उत्तराखंड योजना का जो बजट है वो 8200 करोड़ रुपया है, लेकिन 7 महीनों में सरकार सिर्फ 20% रकम ही खर्च कर पाई है। ऐसे में विकास होगा कैसे? और इससे नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी की सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार को 8 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन इस दौरान बहुगुणा सरकार की झोली में तारीफों से कहीं ज्यादा आलोचनाएं आई हैं। अक्सर विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश में लगा रहता है। चलिए ये रिपोर्ट हम आपको बाद में दिखाने की कोशिश करेंगे। अविकल थपलियाल जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा। वक्त कम है, मेहमान ज्यादा हैं, तो सोचा कि सीधे आपसे चर्चा कर ली जाए। ये बताइए, ये जो इतनी अंधेर गर्दी है, इस अंधेर गर्दी की वजह क्या देख पा रहे हैं आप? दरअसल ऐसा है कि कुंजवाल जी को जितना मैं जानता हूं या जितना मैंने समझा है उत्तराखंड की राजनीति में, वो बड़े विनम्र और बहुत मधुर और शालीन किस्म के नेता रहे हैं। हाँ, हाँ। और ऐसे मुद्दे पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है, ये बड़ा गंभीर मामला है। ठीक बात। उन्होंने आज तक कभी भी
पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़े, हालांकि वो हरीश गुट से सीधे जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी भी उनका ऐसा बयान दूसरे मुख्यमंत्री के लिए या तीसरे मुख्यमंत्री के लिए कभी नहीं आया। ये बयान उनका एक ऐसे समय पे आया है जब हरीश गुट से जुड़े पुराने लोग, हरीश धामी विधायक, मनोज तिवारी विधायक, इन्होंने सरकार पे हमले बोले हैं। इनकी चिंता जग जाहिर है, अच्छी बात है कि बजट खर्च नहीं हुआ है, लेकिन मैं इसको जितना समझ पा रहा हूं, ये एक ऐसा हरीश गुट का अटैक है मुख्यमंत्री पे जो आने वाले कल में कई गुल खिला सकता है। जी टिहरी उपचुनाव के बाद ये देखा जा रहा है और 10 जनपद को भी ये संदेश दिया जा रहा है, या संकेत देने की कोशिश हो रही है कि मुख्यमंत्री बहुगुणा यहाँ का राजकाज नहीं चला पा रहे हैं। हाँ। और विधानसभा अध्यक्ष एक बहुत बड़ी कुर्सी होती है, बहुत बड़ा पद होता है, बहुत गरिमामय पद है। हाँ। और ऐसे में कुंजवाल जी की ने जो ये कड़ा पत्र जो लिखा है और जो कड़ी नाराजगी जताई है, ये मुझे कांग्रेस के अंदरूनी अंतर्द्वंद से भी मैं इसे जोड़कर राजीव महर्षि जी, ये स्थिति जो निर्मित हुई है कहीं न कहीं ये अप्रिय है, ये नहीं होनी चाहिए थी। सार्वजनिक तौर पे सरकार का चेहरा खराब होता है, पार्टी का चेहरा खराब होता है, अंतर कराए, घर की बात घर में रखिए भाई, सामने क्यों लेकर आए? देखिए, ऐसा है कि इसे अगर हम पॉजिटिव वे में लें, हाँ, तो यदि धन खर्च नहीं हुआ है, इसको मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, यानी कि सरकार का 7 महीने का जो कामकाज रहा वो निष्प्रभावी रहा। नहीं, मेरे को प्लीज ही मानना पड़ेगा, मेरे को बोलने दीजिए जी। ऐसा है कि इसमें बीच में सरकार को अभी सरकार गठित हुए केवल अभी 7 महीने हुए हैं। हाँ। और इसमें मैं आपसे ये कहूंगा कि बीच बीच में इसमें चुनाव, अलग अलग जो चुनाव है, टिहरी का चुनाव भी इसमें हुआ, सितारगंज का चुनाव भी इसमें हुआ, आचार संहिता लगी रही। देखिए, उसमें जो है आचार संहिता के कारण भी कुछ कार्य जो है इसमें बाधित हुए हैं। हमें इसे सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। सरकार गंभीर है और मैं कहूंगा कि आज शाम को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, हमारे सिंचाई मंत्री हैं, राजस्व मंत्री भी हैं, माननीय यशपाल आर्य जी, बहुगुणा जी और अन्य हमारे जो वरिष्ठ मंत्री हैं, सब लोगों ने एक समीक्षा बैठक की है और उसमें कुछ निर्णय लिए हैं। निश्चित तौर पर सरकार जो है गति पकड़ना चाहती है और आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि इसमें तेजी आएगी और मार्च के अंत तक जो पैसा योजना के आकार में इस वर्ष के लिए मिला है, इस चालू वित्तीय वर्ष के लिए मिला है, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। महर्षि जी, आपकी जो बात है वो आप अपने हिसाब से सही कह रहे हैं। आपने इस बात को सकारात्मक तरीके से लेने की बात कही। बिल्कुल हम सकारात्मक हैं, हम उत्तराखंड के विकास के लिए पूरी तरह से सकारात्मक हैं, समर्पित हैं। शाब्दिक तौर पे, रिपोर्ट पत्रकारिता के तौर पे, करनी के तौर पे तो आप लोगों को समर्पित होना चाहिए। आप लोगों की बातों से लगता है समर्पित हैं, लेकिन हकीकत पे लगता है कि नहीं, समर्पण में कहीं ना कहीं थोड़ा डेविएशन है। अच्छा, अब जो बात आप सकारात्मकता की कह रहे हैं, अगर सकारात्मक पहलू में ढूंढूं तो ये लगता है कि सरकार चुनावों में इस कदर बिजी रही, चाहे सितारगंज हो चाहे टिहरी हो, इस कदर सरकार बिजी रही, चुनावों में पूरी तल्लीनता से लगन के साथ लगी रही कि जनता पीछे छूट गई। ये एक सकारात्मक पहलू है, यानी कि मुख्यमंत्री जी ने मेहनत तो की, लेकिन चुनाव जीतने में, जिताने में। मुन्ना सिंह चौहान जी, मैं सही कह रहा हूं? मैंने आपसे कहा मुन्ना सिंह जी, मैं सही कह रहा हूं? अतुल जी, नंबर 1 बात तो बहुत संक्षेप में, चूंकि विधायक रहा हूं, विधानसभा अध्यक्ष के प्रति एक अलग तरह का सम्मान का भाव रहता है। उस मुतल्लक तो मुझे केवल इतनी टिप्पणी मात्र करनी है कि अभिकल जी ने जो कहा, मैं ये कह रहा हूं कि वही हकीकत है। दूसरी बात, राजीव जी जो बात कह रहे हैं उससे मैं पूरी तरह 100% असहमत इसलिए हूं कि ये केवल उत्तराखंड के अंदर केवल एक ये बहाना, और मैं ये कहूंगा शब्द थोड़ा सा उचित नहीं है, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में हम उसको बहुत ज्यादा अच्छा शब्द नहीं मानते, लेकिन बार बार ये झूठ दोहराया जाता है कि आचार संहिता की वजह से, किसी उपचुनाव की वजह से, इस वजह से पैसा खर्च नहीं हो पाता। यदि इस तर्क को मान लिया जाए तो 6 महीने बाद फिर लोकल बॉडीज के चुनाव ड्यू हो जाएंगे, उसके अगले 4 महीने बाद जो है पंचायतों के चुनाव ड्यू हो जाएंगे, फिर लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, तो उत्तराखंड का विकास तो हो गया, उत्तराखंड की योजना का क्रियान्वयन तो हो गया। ये सब बात में कोई हकीकत नहीं है। ठीक बात। सच्चाई यह है अतुल जी कि जब हम लोग जिस आचार संहिता मान भी लिया जाए, आचार संहिता के दौरान केवल नई योजनाओं को सैंक्शन करने में कुछ
बंदिशें होती है, वो भी कुछ इलाके में। लेकिन ऑन गोइंग स्कीम्स के बारे में कभी कोई बंदिश नहीं होती है। हाँ। जो कंटिन्यूड स्कीम्स है उसको आप कितने तत्परता से कर सकते हैं, कितना जल्दी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कितना जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके बारे में कभी कोई किसी प्रकार की दिक्कत उसमें होती नहीं है। हाँ। हकीकत यही है, मैं ये कहूंगा कि ये जो परिदृश्य है ये सरकार की नॉन परफॉर्मेंस का एक सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, और ये कहना पड़ेगा